नमस्कार, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। यदि एक बीज को एक अच्छे वृक्ष के रूप में विकसित करना है, तो यह जरूरी है कि उसके खाद, पानी और वातावरण पर ध्यान दिया जाए। इसी प्रकार एक बालक है, एक बीज के समान एक बालक है। यदि उसकी नैतिक शिक्षा, संस्कार और सेवा समर्पण पर अच्छे से ध्यान दिया जाए, तो वह भी समाज के लिए उपयोगी बनता है। समाज के अनुकूल, नियम कायदों के अनुकूल वह रहकर समाज के विकास में योगदान देता है। इसी पर आधारित बाल साहित्य शोध सृजन पीठ द्वारा लोक ध्वनि से बाल ध्वनि विषय पर एक अच्छा साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस पर विमर्श एवं काव्य पाठ का भी आयोजन किया गया, जिसमें आर के तिवारी जी, सुनीला सराफ जी, घनश्याम मैथिल अमृत जी, गोकुल सोनी जी, आशिष द्विवेदी जी, डॉक्टर वर्षा तिवारी जी, डॉक्टर कविता शुक्ला जी, अंबिका यादव जी, वृंदावन राय सरल जी, डॉक्टर नलिन निर्मल जी, डॉक्टर प्रभात कटारे जी, प्रतिभा द्विवेदी जी, मुस्कान, दीपाली गुरु, मुकेश तिवारी जी, प्रदीप पांडे जी, पवन रजक जी, भानु प्रताप यादव, शुभारंभ जी, अभय, आशीष दुबे एवं नीतू तिवारी आदि की गरिमामयी उपस्थिति रही। साथ ही संयोजक श्री उमाकांत मिश्र जी, डॉक्टर विकास दुबे, निदेशक साहित्यिक अकादमी, डॉक्टर मीनू पांडे जी, निदेशक बाल साहित्य शोध सृजन पीठ, बाल साहित्य शोध सृजन पीठ, साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृत विभाग का आयोजन, सह संयुक्त संस्थाएं श्यामलम साहित्यिक संस्था सागर, हिंदी साहित्य सृजन मंच सागर, हिंदी साहित्य भारती सागर एवं श्रुति मुद्रा समिति द्वारा विशेष आयोजन किया गया। हल्के स्तर पर उसको माना गया कि बाल साहित्य लिख दो, कुछ भी लिख दो, मैं ऐसा समझता हूँ। जबकि मैं दूसरे उसके पहलू को देखे तो मेरे ख्याल से बाल साहित्य से कठिन तो दूसरा अन्य जो विधाएं हैं, अन्य विधाएं हैं जो उसकी साहित्य की, मैं इसको ज्यादा कठिन समझता हूँ, क्योंकि उन लोग बच्चों के लिए लिखा जा रहा है जिनकी आयु अधिकतम 16 वर्ष हो, जो बाल श्रेणी में आते हैं। मैं अपेक्षा करूंगा अपने आज के कवियों से कि वो कृपया इस विषय को ध्यान रखते हुए ही काव्य पाठ करें। सामान्यतः हम जब दूसरे इस तरह के आयोजन करते हैं तो उसमें वो स्वच्छंद रूप से अपनी काव्य रचना को हमारे सामने लाते हैं। तो इसमें कृपया प्रयास करें। मान लो आपके पास नहीं है तब कोई बात नहीं, यदि तैयारी आपने वैसी की है तो आपका स्वागत है। मैं अब चूंकि एक कैमरा सामने रखा इसलिए अपना वैसा नहीं बोल रहा जैसा बोलता हूँ। जो पहले 2-4 हो चुके हैं मेरे वक्तव्य से वो जानते हैं, तो मैं आपका सबका फिलहाल मैं स्वागत कर रहा हूँ। बाकी स्वागत भाषण में आपका विधिवत स्वागत किया जाएगा। मैं चाहूँगा कि इसको हम अब ज़्यादा ना खींचे और आज के कार्यक्रम के जो इस प्रथम चरण का कार्यक्रम है इसको संचालन करने वाली सुनीला सराफ जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। वो कृपया आए और इस तरह का हम लोगों ने तय किया उस रूपरेखा के अनुसार कार्यक्रम को संचालित करें। आइए। नमस्कार। आज का यह अवसर अत्यंत विशेष है क्योंकि हम सब यहाँ एक ऐसी सांस्कृतिक यात्रा के साक्षी बनने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसका विषय लोक ध्वनि से बाल ध्वनि तक है। बाल साहित्य शोध सृजन पीठ साहित्य अकादमी संस्कृति भोपाल विभाग द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस विषय पर विमर्श करने हमारे बीच बाल साहित्य शोध सृजन पीठ निदेशक डॉक्टर मीनू पांडे नयन जी, कार्यक्रम संयोजक आदरणीय उमाकांत मिश्र जी, वरिष्ठ साहित्यकार घनश्याम मैथिल अमृत जी भोपाल से हैं, ये आदरणीय गोकुल सोनी जी साहित्यकार ये भी भोपाल से हैं,
आदरणीय डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी, डॉक्टर वर्षा तिवारी जी, डॉक्टर कविता शुक्ला एवं सभागार में उपस्थित सभी दिग्गज जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भारतीय संस्कृति में लोक ध्वनि श्रव्य अनुभूति ही नहीं बल्कि एक सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है। यह ध्वनि गांव, खेत, खलिहान, त्योहार, परंपराओं से निकलती है। इसमें लोकगीत, लोरियां, कहावतें, कथाएं शामिल होती हैं। यह ध्वनि समाज की आत्मा होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। इसके बारे में हमारे साथ जो अतिथि आए हैं वो विमर्श करेंगे और इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो हम उन अतिथियों का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वो सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए। घनश्याम दास मैथिल अमृत जी, आदरणीय गोकुल सोनी जी, आदरणीय आशीष द्विवेदी जी, आदरणीय वर्षा तिवारी जी, डॉक्टर कविता शुक्ला जी आगे आए। मुकेश तिवारी जी जहाँ भी हो यहाँ शीघ्र आए। अच्छा, वो कैमरामैन का भी कार्य कर रहे हैं और वो सरस्वती वंदना भी यहाँ प्रस्तुत करेंगे। आप लोग एक हाँ, पहले आपने करें, पहले जिसके हाथ में आ जाए। ज्योति जले मात की, अक्षय ज्योति जले। आइए मुकेश जी। हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हमें ज्ञान दे दो मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, तुम स्वर की देवी हो, संगीत तुमसे, हर शब्द तुमसे मैया, हर गीत तुमसे, हर शब्द तुमसे मैया, हर गीत तुमसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, आया शरण में मैया, हमें प्यार दे दो मां। हे शारदे मां, मुनियों ने समझी, मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा मैया, पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा मैया, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको ऐसा
वरदान दे दो माँ, हे शारदे माँ। माँ श्वेत वर्णी, माँ श्वेत वर्णी, कमल पर विराजे, हाथों में बीणा मैया, मुकुट सिर पर साजे। हाथों में बीणा मैया, मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो तेरे, मन से हमारे मिटा दो तेरे, हमको उजालों का संसार दे दो माँ, हे शारदे माँ। धन्यवाद। अज्ञात है, मेरी नहीं है। की मधुर सरस्वती वंदना के पश्चात मैं अतिथि स्वागत के लिए डॉक्टर मीनू पांडे नयन जी को एवं आदरणीय उमाकांत मिश्र जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वो आए और अतिथियों का पुष्पों के द्वारा स्वागत करें। ठीक है। और हमारी मीनू पांडे जी उनका स्वागत करेंगी। तालियां। डॉक्टर वर्षा तिवारी जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर कविता शुक्ला जी का भी स्वागत करेंगे। आदरणीय उमाकांत मिश्र जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ एक दूसरे का मीनू नयन जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। वो आए और अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आइए मीनू पांडे। माँ शारदे और परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा, उनके आशीर्वाद से आज ये बहुत ही दिव्य अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हम सभी इस पवित्र सभागार में एकत्रित हुए हैं और एक इतिहास रचने जा रहे हैं। आदरणीय काका जी ने बहुत सही कहा है कि हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है बाल साहित्य से संबंधित, वो कार्यक्रम शायद ये अभिनव कार्यक्रम प्रथम बार इस क्योंकि मेरे लिए तो ये जन्मभूमि तो नहीं लेकिन कर्मभूमि है, मेरे पति की जन्मभूमि है। मेरा पूरा परिवार यही रहा है और मैं भी यही रही हूँ। तो यहाँ पर जब ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है तो मुझे बहुत बहुत हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। तो इस सभागार में उपस्थित सभी जो साहित्यिक मनीषी हैं और मेरे परिवार के जन भी आ गए हैं, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस मंच पर उपस्थित आदरणीय आशीष द्विवेदी भैया जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। भोपाल से पधारे वरिष्ठ बाल साहित्यकार आदरणीय घनश्याम मैथिल जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। भोपाल से ही पधारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोकुल सोनी जी का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ मंचासीन आप सभी के समक्ष है डॉक्टर कविता शुक्ला जी, उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और डॉक्टर वर्षा तिवारी जी, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस पूरे कार्यक्रम के जो संयोजक हैं
मेरी उस संकल्पना को सकल रूप देने का जिन्होंने हमें बहुत बोल सकते हैं आशीर्वाद दिया है और मदद की है, उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। आदरणीय उमाकांत मिश्र जी, जो कि मेरे ससुर जी के परम प्रिय मित्र भी रहे हैं और मेरे लिए तो काका जी हैं ही, तो आपका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ इस सभागार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे पुराना परिचय भी है और अभी अभी नया परिचय भी हुआ है, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। इतनी सुंदर अभी जो आपने सरस्वती वंदना सुनी, मुकेश तिवारी जी अब फोटोग्राफी की कमान हाथ में लिए हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस सत्र का जो संचालन कर रही हैं मेरी बहना सुनीला सराफ जी, उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आगामी सत्र में जो इस मंच का संचालन करेंगे आदरणीय अंबिका यादव जी, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में जो सहयोगी संस्थाएं हैं, श्यामलम के अतिरिक्त हिंदी साहित्य सृजन संघ, हिंदी साहित्य भारती और श्रुति मुद्रा समिति, इन सभी संस्थाओं के समस्त पदाधिकारियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे परिवार के जो लोग हैं, मेरी बड़ी ननद कल्पना चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और प्रणाम निवेदित करती हूँ। मेरी जेठानी वंदना पांडे जी, उनको भी मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ। मेरे जो नंदोई जी हैं राकेश चतुर्वेदी जी, उनका भी मैं सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। मेरे पतिदेव डॉक्टर प्रभात पांडे, उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हमारे जो काव्य पाठ होगा, काव्य पाठ में जो हमारे समक्ष अभी नाम आए हैं, आदरणीय वृंदावन राय सरल जी, अभय आशीष दुबे जी, डॉक्टर नलिन निर्मल जी, प्रभात कटारे जी, प्रतिभा द्विवेदी जी, दीपाली गुरु जी, भानु प्रताप यादव जी, प्रदीप पांडे जी, पवन रजक जी, नीतू तिवारी जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ हमारे समक्ष बैठी हुई हैं आदरणीय शरद जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका दीदी। और साथ ही साथ शोभा जी, वंदना गुप्ता, डॉक्टर वंदना गुप्ता जी, चिर परिचित नाम है इस शहर में और मेरी भी काफी समय से उनसे पहचान है, तो उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और क्योंकि सभी का नाम लेना मेरे लिए अभी संभव नहीं हो पा रहा है, शायद प्रोग्राम के बाद में संभव हो पाएगा, तो इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम के लिए सहयोग प्रदान किया है और पत्रकार बंधु भगिनी जो यहाँ उपस्थित हैं या जो समाचार का प्रकाशन जो करेंगे, उन सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। आदरणीय उमाकांत मिश्रा जी ने इस कार्यक्रम की जो रूपरेखाएं आप सभी के समक्ष रखी ही है, इसका जो शीर्षक है लोक ध्वनि से बाल ध्वनि तक। लोक हमारे रग रग में बसा हुआ है और हम चाहे संपूर्ण भारतवर्ष की बात करें या हम अपना जो बुंदेली-आंचल है यहाँ की बात करें, हर जगह का लोक की जो ध्वनियां हैं वो इतनी सुमधुर ध्वनियां हैं कि हमारा जो कान है उसमें हमारे वो जो सारी ध्वनियां हैं वो गूंजती ही रहती है। और उन्हीं गुंजन का परिणाम है, क्योंकि वो एक व्यक्ति की ध्वनि नहीं है, वो एक समुदाय की ध्वनि है, वो एक समाज की ध्वनि है, भारत की अंतरात्मा की ध्वनि है, भारत की संस्कृति की ध्वनि है, वो सनातन ध्वनियां हैं। और वो ऐसे लोक की ध्वनि है जो हमारी मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उन्नति की प्रतीक भी है। उनसे हम कभी कभी और हर कभी कुछ ना कुछ शिक्षा हम लेते रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो ध्वनियां गुंजायमान है। कभी माँ ने लोरी सुनाई उस रूप में, कभी प्रभाती के रूप में, और अभी फाग का उत्सव चल ही रहा है तो फाग के रूप में अनेक रूप हैं, क्योंकि हम तो बहुत ही उत्सव धर्मी लोग हैं। हम हर उत्सव को, हर त्योहार को इस उत्सव धर्मिता के साथ मनाते हैं। और हर हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं बचपन से लेके हमारे इस जो देह है अनंत में विलीन होने तक कुछ ना कुछ जो हमारा कार्यक्रम होता रहता है हमारे जीवन में। जीवन पर्यंत जो चीजें होती रहती है उसको भी हम उत्सव के साथ ही मनाते हैं, चाहे वो जन्म की बात हो, सोहर गाए जाते हैं, चाहे वो वैवाहिक जो रीति रिवाज है उस समय जो सारी परंपराओं का निर्वहन किया जाता है, जो गीत गाए जाते हैं बन्ना बन्नी के रूप में, उनकी बात हो, चाहे अनेक त्योहारों की बात हो। यहाँ सारी जगह हम कभी कोई किताब लेके नहीं बैठते हैं,
बल्कि हमारे मन में वो ध्वनियां गुंजायमान है जो हमें दिशा निर्देशित करती हैं। और उन्हीं लोक ध्वनियों को हमारे बच्चों तक पहुंचाना, बाल ध्वनि बनाना। क्योंकि आप देखते हैं कि हम जब बच्चों को स्कूल में जब उनका एडमिशन होता है, हम उनसे बोलते हैं कोई राइम आप सुनाओ, है ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से लेके एंडलेस है, बहुत सारे हमारे पास लिस्ट है। लेकिन वो हमें क्या बताती है? क्या वो हमारे संस्कृति के अनुरूप है? क्या वो हमारा जो भौगोलिक वातावरण है उसके अनुरूप है? अब वहाँ कहा जाता है रेन रेन गो अवे। हम तो बारिश की स्वागत करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारे यहाँ बारिश का जाना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हम तो प्रकृति के प्रेमी हैं। तो ऐसी चीजें हम बच्चों को सिखाएं, उससे बेहतर है कि हमारी जो भारतीयता है, हमारे जो संस्कार है, उसमें गुंजित जो लोक ध्वनियां हैं, यदि वो हमारे बच्चों की ध्वनि बने, यदि बच्चे उससे शिक्षा लें, तो वो हमारे जो हमारा भविष्य है, जिसकी हमें चिंता है कि हमारे बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का धीरे धीरे क्षरण होता जा रहा है, तो वो सारी जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिलेगा। क्योंकि बहुत पहले ये कहा जाता था, अभी आदरणीय उमाकांत मिश्रा जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि हम यदि किसी चीज को साइडलाइन करते हैं ना, तो वो बाल साहित्य होता है। हमें लगता है कि बाल साहित्य में कुछ भी लिखते हैं वो बाल साहित्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि शिशु साहित्य जो होता है, बाल साहित्य जो होता है, किशोर साहित्य होता है, वो बच्चों की नींव होती है। और यदि नींव को ही हम कमजोर कर देंगे, तो आगे जो मनुष्य का निर्माण हो रहा है वो मानव तो नहीं हो पाएगा, उसके अंदर मानव संस्कार नहीं आ पाएंगे, नैतिक मूल्य नहीं आ पाएंगे। इसलिए ये हमारी, और जब बाल साहित्य शोध सृजन पीठ की स्थापना हुई थी, उस समय का वाकया भी कुछ ऐसा ही है। जब शिवराज सिंह जी एक दिव्य हिल्ला विश्वविद्यालय में एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उस समय शिवराज सिंह जी थे, तो वहां पर जो बातें हुई वो किसी वृद्धाश्रम के उद्घाटन के लिए वहां आए हुए थे। तो उसी समय जब ये बातें चल रही थी, तो एक बहुत ही प्रबुद्ध जागृत बाल साहित्यकार, उन्होंने कहा कि यदि आप बाल साहित्य के विकास के लिए यदि कोई ऐसा काम करें या कोई ऐसी सृजन पीठ की स्थापना करें, तो वृद्धाश्रम की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्योंकि जब बाल मन मजबूत होगा, बाल मन संस्कारित होगा, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होगा, तो फिर वृद्धाश्रम कौन भेजेगा अपने माँ बाप को। तो ये बात वहाँ अप्रूव की गई, और तब बाल साहित्य शोध सृजन पीठ की स्थापना हुई। और उस स्थापना में कृष्ण कुमार अस्थाना जी, जो कि प्रथम निदेशक उस बाल साहित्य शोध सृजन पीठ के रहे हैं, और उनके बाद आप सभी के आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि दूसरी निदेशक मैं बनी हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत ही ईश्वरीय आशीर्वाद है, आप सभी का आशीर्वाद है, मेरे ससुर जी उनका आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है, कि अब मैं ये चाहती हूँ कि उनकी जो परंपरा है, कृष्ण कुमार अस्थाना जी ने बहुत सारे कार्य किए हैं, जगह जगह घूम के पब्लिक मनी जो है वो कलेक्ट करके जगह जगह से बाल साहित्य की सारी पुस्तकें जो जहां तक संभव है, उनका पूरा जीवन उसी में गया है कि बाल साहित्य के लिए एक अच्छा शोध केंद्र स्थापित किया जाए। और आपको ये सोचकर, जानकर, सुनकर बहुत प्रसन्नता होगी, 4 दर्जन से अधिक बाल साहित्य से संबंधित जो पीएचडी है वो अवार्ड हो चुकी हैं, और आगे भी, क्योंकि एक बार जब स्थापना हो गई, जब रूटीन में आ गया, तो अब तो यही आशा की जाएगी कि अब तो ये संख्या दुगुणित हो और बल्कि 100 गुना बढ़े, यही हमारी जो आशा है, इच्छा है। और आप सभी का यदि सहयोग रहा तो जाहिर सी बात है वो सारी चीजें भी आगे हम सभी अचीव करेंगे। और आज का जो, क्योंकि विषय जो है आप सभी के सम्मुख है और हमारे जो वक्ता हैं वो भी आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं, तो प्रथम सत्र जो होगा वो मतलब ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इतने अच्छे अच्छे वक्ता जो है वो सुनने को मिल रहे हैं, उनके विचार हम जानेंगे और उसका मंथन आप जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको आप जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको एक दिशा मिलेगी कि हमें बाल साहित्य आखिर लिखना कैसा है। क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके पुस्तकों की संख्या बढ़ जाए और ये आपने लिख दिया, नहीं, इससे हमें कुछ हासिल होना चाहिए। हम राष्ट्र निर्माण में ये योगदान दें कि हमारे जो बच्चे, हमारी जो भावी पीढ़ी है वो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो, नैतिक मूल्य उनके अंदर आए। तो इस तरह से एक ये जिम्मेदारी हम सभी साहित्यकारों के ऊपर भी है, और साथ ही साथ यहाँ जो माता पिता उपस्थित हैं, साथ ही साथ जो शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित हैं, उन सभी के ऊपर एक ये जिम्मेदारी आप
स्वयं की ओर लें, ये मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, और आगे के संचालन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय सराफ मैम। बहुत सुंदर वक्तव्य आपने बताया कि लोक ध्वनि हमारे समाज की कैसे आत्मा है और वह लोक ध्वनि बच्चों तक कैसे पहुंच सकती है। जो हम दादी नानी की लोरियां कहानियां सुनते हैं वो हमारे बच्चों को सिर्फ लोरियां ही नहीं एक संस्कार भी देते हैं। तो हम लोक ध्वनि को बाल ध्वनि तक कैसे पहुंचाएं, इस सुंदर भाव के साथ ही मैं इस विषय के लिए वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय घनश्याम महफिल अमृत जी को आमंत्रित करती हूँ। वो आए और हम लोगों को अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालिका महोदय। आज बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि सागर जैसे एक महत्वपूर्ण गौरवशाली नगर जिसमें हम लोक की बात कर रहे हैं और वो भी बच्चों के साथ जोड़कर कर रहे हैं। और मुझे ध्यान आ रहा है, अभी शरद जी बैठी हुई हैं, वे लगातार एक कॉलम लिखती हैं बुंदेली भाषा को लेकर। तो आप न जो भी उसको देखते होंगे, मैं उसको पढ़ता हूँ फेसबुक पर, क्योंकि सोशल मीडिया का समय है तो उस पर वो दिख जाती हैं। तो बहुत ही एकदम प्रसन्नता होती है। खड़ी हिंदी बोली का अपना अगर महत्व है तो लोक में किस तरह से हमारी भाषाओं में मिठास होती है, आंचलिकता के अंदर जो खुशबू होती है, वो आनंद अपने आप में दुर्लभ है, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं आज के समय में जिस तरह से हम बोलियों की क्या बात करें, हम तो भाषाओं से ही दूर हो रहे हैं। और उसके लिए किस तरह से हमारे चारों तरफ एक वातावरण तैयार है जिसको आज हम ये कह रहे हैं कि नहीं भैया वो तो जरूरत है समय की। कई बार अखबारों में बड़ा दुख होता है, आप देखते होंगे, आपके यहाँ भी आता होगा, दुनिया के सबसे ज्यादा बिक्री वाले अखबार रहते हैं, जब वो हमारी भाषा की ऐसी तैसी करने को उतारू हो, जब वो पूरी तरह से उसको इंग्लिश में अखबार को छाप रहे हो। हम कई बार कहते हैं भैया यही चीज अगर छापना है तो अंग्रेजी का अखबार काय के लिए, तुम हिंदी में अंग्रेजी क्यों ला रहे हो? जब अंग्रेजी वाले तुम्हारी हिंदी का इस्तेमाल नहीं करते तो इसके लिए भी एक बड़ा ये आज क्योंकि वो अखबार कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं युवाओं की यही भाषा है, युवाओं को यही पसंद है। और ये हमारे यहाँ ये कोई कहने की बात नहीं है। किसी राष्ट्र को अगर खोखला करना है तो उसकी युवा पीढ़ी या उनके बच्चों की पीढ़ी को नष्ट कर दो, आगे जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको कुछ करने की। तो कहीं ना कहीं पहले क्रम में हमें कहीं ना कहीं अगर बच्चों को जोड़ना है अपने लोक से, तो कहीं ना कहीं हमें लौट के अपनी माँ की लोरियों की तरफ आना पड़ेगा। ये मान के चले कि हम कितना भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिख दें, आपको मछली जल की रानी जो आनंद देगी वो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारे अंदर से आता है। जैसे ऐसा कहा जाता है कोई बच्चा बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता हो और अगर उसको अचानक चोट लग जाए तो वो पूरी माँ शब्द कहेगा अपनी भाषा में बोलेगा, क्योंकि वो अंदर से उपजती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आज के समय में जो भी साहित्य का सृजन खासतौर से बच्चों के लिए किया जा रहा है, अब बच्चों की भाषा भी खिचड़ी होती जा रही है। हम लोक की चिंता कर रहे हैं, अब लोक को जब हम फोक बना देंगे तो क्या हालत होगी। लोक नृत्य शब्द के अंदर जो आनंद है, जो मिठास है, वो फोक डांस में नहीं है, क्योंकि फोक डांस एक अलग चीज है। मैं ये समझता हूं कि लोक नृत्य का आप कोई रूपांतरण नहीं कर सकते दूसरी भाषा में। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप फूफा जी से अंकल कहेंगे तो फूफा या मौसा वाला स्वाद नहीं आएगा, पर यहाँ सब लोग हम एक तरह से एक अंकल के रूप में सबको निपटा देते हैं। पर नहीं, मौसा अलग ध्वनित करता है, फूफा जी अलग ध्वनित करते हैं, चाचा जी अलग होते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए तो मैं अभी रास्ते में चिंतन कर रहा था पहले हमारे किस तरह से कविताएं लिखी जाती थी। कई बार बाल साहित्य की कई गोष्ठी अटेंड करें, उसमें बार बार ये कहते हैं कि बच्चे को तुम कौन ठेकेदार होते हो ये कहने वाले कि हम बच्चे को कोई ज्ञान दें। बच्चों के साहित्य में कभी भी आपको ज्ञान की कोई बातें नहीं। अरे अगर बच्चों को भाई मनोरंजन के साथ ज्ञान तो देना ही पड़ेगा, ये आवश्यक है। बच्चे को आप कैसे एकदम उसकी खुद की स्थिति पे स्वतंत्र छोड़ सकते हैं। संभाल देख रेख तो हर जगह आवश्यक है ना। तो मैं कई बार ये देखता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा जो वर्तमान समय में आप जितने भी 50 पार के लोग बैठे हैं, मैं दावे से कह रहा हूं कि उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा में जो कविताएं पढ़ी होंगी वो उन्हें कंठस्थ हैं आजीवन। आजकल कहीं ना कहीं हमारे पाठ्यक्रम भी उससे विलग होता जा रहा है।
हमने कबीर को बिल्कुल नहीं पढ़ा, पर कबीर को जितना हमने 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ा है वो कबीर हमें याद है। हमने तुलसी को जितना पढ़ा वो उसी समय का याद है। आज भले ही कोई व्यक्ति आगे अपनी पढ़ाई विज्ञान की करने लगे, इंजीनियर, पर अगर उसने 10th या 12th हिंदी मीडियम से किया होगा और उसने कबीर को पढ़ा होगा तो माटी गुड़ में गली रहे वो उसने बिल्कुल पढ़ रखा होगा। उसको हाथ मले और सरदने में पढ़ा होगा तो क्या हुआ, सब कुछ याद होगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत आवश्यक है हमारे बच्चों को, सरकार इस बात पे ध्यान है, अगर लोक से जोड़ना है, लोक संगीत से जोड़ना है, लोक नृत्य से जोड़ना है, लोक भाषा से जोड़ना है, हर जगह लोक व्याप्त है। अगर लोक खत्म हो गया आपका तो आप जीवित रहेंगे, कैसे हो जाएंगे, रोड जैसे, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपके अंदर आपकी परंपराएं नहीं है, आपके अंदर आपकी भाषा नहीं है, आपके अंदर आपका लोक की व्याप्ति नहीं है, तो वो तो एक मनुष्य होकर भी आप एक पुतले के जैसे हैं। आप उसके अंदर जो फीड कर दोगे संवेदनाएं नहीं है। आप सोचिएगा, अगर आप कहीं हो और अगर आपको कहीं बंबई या मद्रास में जा रहे हो और अगर कोई दो लोग बात कर रहे हो कि कहा भैया कहां से आए, तो आप एकदम उछलने पड़ेंगे कैसे उनके। आकर्षण देखिए, शक्ति देखिए लोग की कितनी ताकत है। और वही अगर दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे होंगे तो मेरा दावा है कि आप ध्यान नहीं देंगे। यह लोग की शक्ति है। तो कहीं ना कहीं आज हम अगर बाल साहित्य की बात कर रहे हैं, बाल साहित्य पे जुड़ी बातें, तो आप पुरानी चीजों को देखिए। मैं कल चिंतन कर रहा था तो मुझे बाल कवि बैरागी याद आए। आप आश्चर्य करेंगे अगर आपने उनकी कोई कविता पढ़ी हो, आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई, युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हो। इस कविता को आप अभी गूगल पे, आजकल तो गूगल हो गया, सर्च करिए आप। क्या करा उन्होंने, पन्ना धाय का चित्र खींचा है, कृष्ण का चित्र खींचा है, राम का चित्र खींचा है, चंद्रगुप्त की तड़प भरी तलवार, उन्हें झांसी की रानी। अरे कमाल है भाई, कोई चीज नहीं छोड़ी जो कविता के अंदर आना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना भाई कविता में बच्चों को आप अतिरिक्त कोई ज्ञान ना दें, बच्चे खुद समय के अनुसार सीखते हैं, वो बहुत गलत कहते हैं। हाँ, उसमें थोपा हुआ नहीं लगे, पर उसके अंदर जैसे कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में शब्द एक इनबिल्ट शब्द होता है। जैसे एक छोटी सी वो कविता मुझे ध्यान आ रही, जो आएगा मैं बोलूंगा यहाँ पर, उठो लाला आंखें खोलो। मतलब मुझे ऐसा लगता है इतनी अच्छी कविता है वो कि उसमें वो माँ ज्ञान नहीं दे रही है, वो उससे स्नेह कर रही है, लाड़ कर रही है। उठो लाला आंखें खोलो, पानी लाई हूँ तो बीती रात कमल दो, उसके ऊपर ठंडी हवा वही सब दिन। मतलब इतनी अच्छी कविता है, उसको पढ़ लो तो सवेरे सवेरे ऐसा लगता है हमारा मन ऊर्जा से भर जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता है। इस तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि लगातार हमारे पास अब जो कविताएं आ रही हैं उनका एकदम दौर, उनका एकदम रूपरेखा हमने कुछ इस तरह से बदल दिया, क्योंकि हमारा वातावरण चारों तरफ का निर्मित है। तो मैं अंततः ये कहना चाह रहा हूँ, मीनू जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा आप 8 से 10 मिनट में अपनी बात रखिएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आज समय कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना के चलने का है। अतिवादता हर जगह कठिन है। हमको कहते हैं कंप्यूटर भी चाहिए, हमें पेन भी चाहिए, हमें किताब भी चाहिए। हम पूरा कीबोर्ड के ऊपर आश्रित नहीं हो सकते, हमें पेन भी चलाना आना चाहिए। अब तो स्थिति ये हो गई है कि वो गूगल कह रहा है कि आपको क्रिकेट जिंदगी में नहीं खेला, वो कह रहा है अपना चेहरा लगाओ और शानदार आप बॉलिंग करते हुए आपका हम दे देंगे एक्शन। आपने रंग का एक दाना नहीं लगाया हो, आपको रंगीन चित्र बनाने के देने का कह रहा है। कई लोग कह रहे हैं हमने होली नहीं खेली पर इसके चित्र कंप्यूटर से लिए। मुझे नितांत दुख हुआ है ये हम लोग से दूर हो रहे हैं कहीं ना कहीं, आपको पता नहीं चल रहा है। मुझे इतना दुख हो रहा था कि हद हो गई है कि हमारे को चित्र भी एआई से बने हुए चाहिए। मतलब हम अपने रंग में भी नहीं रंग सकते। तो कहीं ना कहीं हम वो चुपके पता नहीं चल रहा है कहाँ वो कह रहा है कि हम जो आप गाओगे उससे अच्छा गा के हम आपको बता देंगे, जैसा आप दिखते नहीं उससे 4 गुना अच्छा बता देंगे। तो आपकी ना भाषा रही, ना भूषा रही, ना भोजन रहा, कुछ नहीं रहा। तो आपको पता ही नहीं चल रहा आपके पैर के नीचे से जमीन है और वो दुष्यंत ने कहा है कि आपको यकीन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये केवल एक आयोजन नहीं है कि बाल साहित्य के ऊपर आयोजन हो रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ सुन रहे हैं, अपने अपने घर चले गए। इस बात का निश्चित रूप से चिंतन करें कि आपका अगर लोक अगर आपके पास खत्म हो गया तो आप केवल मनुष्य रहेंगे पर आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। और लोक का अगर ध्यान रखना है तो फिर चाइना से सीखो कि कैसे भाषाई गौरव होता है। मजाल कोई दूसरी भाषा में बात तो कर ले, वहां का राष्ट्राध्यक्ष, वहां का डॉक्टर, वहां का इंजीनियर, वहां के साइंटिस्ट कहां से कम पढ़ते हैं। सीखना है तो लोग इजराइल से आगे सीखो, आपसे कहीं से कम है। तुमको किस पल किस घड़ी ऐसा लगा कि हिंदी के अंदर वो बात नहीं है जो अंग्रेजी के अंदर है। चाइना में तो अंग्रेजी नहीं चलती, फ्रांस वाले तो अंग्रेजी में गुणगान नहीं करते। ये कहीं ना कहीं हमको ये अपने बच्चों में संस्कार देना है
कि नहीं, हमारी भाषा समृद्ध है, इसके अंदर हर तरह का ज्ञान है। वर्तमान में हालांकि कुछ प्रयास हो रहे हैं, मैं अच्छा लगता है कि इंजीनियरिंग के बाद मेडिकल की पढ़ाई कहीं ना कहीं कुछ उस दिशा में चल तो रहे हैं, चिंतन तो किया है। और आज के अवसर पर कहने को बहुत सारी बातें हैं। मेरा समय मेरे को लगता है पर्याप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत ही सुंदर वक्तव्य के बाद आपने सुना होगा कि लोक शक्ति क्या है और कैसे ये हमारा भविष्य निर्धारित कर सकती है और कैसे हमारे बच्चों को एक मार्गदर्शन प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर वक्तव्य के बाद अब मैं कविता शुक्ला जी, डॉक्टर कविता शुक्ला जी को आमंत्रित करती हूँ, जो श्रुति मुद्रा साहित्य की अध्यक्ष हैं। बहुत धन्यवाद सुनीला जी। अभी आप लोगों ने मैथिली जी का उद्बोधन सुना, उनका उद्बोधन बहुत ही सार्थक था। आज का जो विषय है, सबसे पहले मैं मंचासीन सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ और सदन में उपस्थित आदरणीय श्यामला अध्यक्ष श्री उमाकांत जी, बुनियाद के अध्यक्ष श्री प्रोफेसर दिनेश अत्री जी और सदन में उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज का विषय है लोक ध्वनि से बाल ध्वनि तक। तो लोक ध्वनि से बाल ध्वनि एक परंपरा है, संवेदना है और संस्कार की यात्रा है। लोक शब्द लोक से आया है। लोक शब्द का प्रयोग एक स्थान विशेष के रहन सहन, खान पान, सांस्कृतिक विचार और बोलियों के लिए किया जाता है। लोक संस्कृति में उस स्थान विशेष की सभी विशेषताएं समाहित होती हैं। भारत देश एक बहुल भौगोलिक विविधता वाला देश है, अतः उस स्थान विशेष के हिसाब से वहाँ की लोक संस्कृति भी भिन्न भिन्न होती है। लोक शब्द का प्रयोग इन क्षेत्रीय समाजों को सभी प्रकार की संगीतमय, मौखिक और सांस्कृतिक परंपराओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अब जैसा कि व्याख्यान का शीर्षक है लोक ध्वनि से बाल ध्वनि तक, इसमें आचार्य आनंद वर्धन के अनुसार ध्वनि के 3 भेद हैं, रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि। और ध्वनि को मुख्य रूप से 2 आधारों पर भी वर्गीकृत किया गया है। भाषा विज्ञान के अनुसार स्वर और व्यंजन, और भौतिक शास्त्र के अनुसार रिजोनेंस के आधार पर इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक। ये ध्वनियां मनुष्य सोनिक रिजोनेंस को ही सुन सकता है। इसमें यांत्रिक ध्वनि, वाद्य यंत्र ध्वनियां और मानव स्वर, पशु और कीट ध्वनि और प्रकृति की ध्वनि मनुष्य की कर्णेंद्रियां ग्रहण करती हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में ध्वनि श्रवण के विषय के साथ साथ जीवन, लोक और संस्कारों की अभिव्यक्ति है। लोक ध्वनि वह है जो किसी क्षेत्र, समुदाय या जाति समूह की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। लोक ध्वनि इस जनजीवन में रची बसी होती है, जो लोकगीत, लोक कथाओं, पर्व त्योहारों के गीत, कृषि गीत, विवाह गीत, सोहर गीत इत्यादि अनेक गीतों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। इन लोक ध्वनियों की मुख्य विशेषताएं होती हैं सामूहिकता, सहभागिता, सरल भाषा, क्षेत्रीय शैली, लयात्मकता, पुनरावृत्ति और मौखिक संरचना। बाल ध्वनि का स्वरूप उन ध्वनियों से है जो बालक के जीवन, भाषा और विकास से संबंधित होते हैं, जैसे लोरी, शिशु गीत, बाल गीत, कविताएं, तुकबंदी, क्रीड़ा गीत आदि बाल ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। इन गीत ध्वनियों का उद्देश्य बच्चों के बहलावा और मनोरंजन के साथ साथ बच्चों में भाषा की शिक्षा, भावनात्मक सुरक्षा और नैतिक मूल्यों का विकास, जैसे कि प्रकृति प्रेम, पशु पक्षी प्रेम, बड़ों का आदर करना इत्यादि का विकास भी है। जब माँ शिशु को सुलाने के लिए लोरी गाती है, तब वह केवल गीत नहीं गाती, बल्कि बच्चे में प्रेम, संरक्षण और बाल ध्वनि की सहजता और कल्पनाशीलता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है, जैसे चंदा मामा दूर के। और इसी तरह केरल साहब का गीत है सोजा राजकुमारी भी एक सुंदर लोरी है। लोक ध्वनि से बाल ध्वनि तक एक संक्रमण की प्रक्रिया है, जो परिवार
और समाज के माध्यम से बच्चों तक पहुंचती है और स्वाभाविक और सांस्कृतिक रूप से बच्चों को पोषित करती है। मौखिक परंपरा द्वारा कही गई कहानियां, बाल गीत, लोक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां बच्चों को लोक संस्कृति से परिचित कराती हैं। पर्व और त्योहारों जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, रामलीला, नौ दुर्गा, गणेश चतुर्थी, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, बाल दिवस, स्वतंत्रता दिवस इत्यादि द्वारा देश की संस्कृति से बच्चों का परिचय होता है। क्रीड़ा, खेलकूद, व्यायाम, सामूहिक गीतों को बच्चे जब सुनते हैं और गुनगुनाते हैं तब वे अनायास ही इन मूल्यों को आत्मसात कर लेते हैं। ये बाल ध्वनियां बच्चों के भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे लोरी की कोमल लय शिशु के मन में सुरक्षा और स्नेह की अनुभूति कराती है। समूह गीत स्वाभाविक सहभागिता की भावना विकसित करते हैं। लोक ध्वनि की सामूहिकता बच्चों के मन में और मैं और मेरा की बजाय हम की चेतना उत्पन्न करते हैं। नहीं तो जब बच्चे अकेले रहते हैं तो मैं और मेरा रहता है, जब वो सामूहिक रूप से होते हैं तो उनके अंदर एक हम की भावना आती है। प्रारंभिक अवस्था में सुनी गई ये सब ध्वनियां मस्तिष्क में के बच्चों के मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं और ये बच्चों की श्रवण क्षमता और स्मृति को सुदृढ़ करती हैं। आज के डिजिटल युग में लोक ध्वनियों का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। टेलीविजन, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से बाल गीतों का एक नया संसार विकसित हुआ है। चुनौती यह है कि पारंपरिक लोक ध्वनियां कहीं विलुप्त न हो जाए, परंतु कई सांस्कृतिक संस्थाएं, शासकीय उपक्रम और संगीत प्रेमी लोकगीतों को रिकॉर्ड कर संरक्षित कर रहे हैं। बच्चों की कई किताबें भी बाजार में उपलब्ध हैं, यह एक अच्छी बात है। इस प्रयास से लोक से बच्चों तक की यह ध्वनि यात्रा निरंतर बनी रहेगी। लोक ध्वनि से बाल ध्वनि तक की यात्रा भारतीय संस्कृति की जीवंत परंपरा का प्रतीक है। लोक ध्वनि समाज की सामूहिक चेतना है, जबकि बाल ध्वनि इस चेतना की कोमल और सृजनात्मक रूप है। लोकगीतों की लय, सरलता और भावनात्मक गहराई बाल मन को संस्कारित, संवेदनशील और सामूहिक बनाती है। अतः आवश्यक है कि हम लोक ध्वनियों को सिर्फ अतीत की धरोहर न माने, बल्कि उन्हें बाल शिक्षा और सांस्कृतिक विकास का सक्रिय माध्यम बनाएं। यह ध्वनि यात्रा हमारी सांस्कृतिक निरंतरता और सामाजिक समरसता की आधारशिला है। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता जी, आपने बताया कि कैसे बाल ध्वनि लोरियां हमारे बच्चों को किस प्रकार भावनात्मक विचारों को प्रभावित करती हैं। और इसी के साथ मैं अब विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय गोकुल सोनी जी को मंच पर आए और हमें अपने प्रेरणादायी विचारों से मार्गदर्शन करें। भोपाल के साहित्य जगत में अत्यधिक सक्रिय वीनू पांडे जी, जो सरास मैडम संचालन कर रही हैं, उनके लिए तो प्रणाम बनता ही है। आशीष दुबे जी, हमारे मित्र घनश्याम मैथिल जी, कविता जी, वर्षा जी, आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं सदन में जो विराजे हैं सभी साहित्यकार बंधु या साहित्य प्रेमी सभी को प्रणाम करता हूँ। साथ में हमारे बहुत पुराने मित्र वृंदावन राय सरल भी बैठे हुए हैं, उनको यहाँ देखकर अच्छा लगा। शरद सिंह जी हैं और भी काफ़ी लोग हैं यहाँ में, नाम लेना वक्त ज़्यादा लगेगा। बहुत कार्यक्रम अपने यहाँ आपके यहाँ सागर में भी होते हैं, भोपाल में भी होते हैं, पर मैं समझता हूँ कि बाल साहित्य पर बच्चों के बारे में बहुत कम जानकारी है। तो इसलिए एक बार वीनू पांडे जी के नाम तालियां जोरदार बाल साहित्य पर इन्होंने कार्यक्रम किया। वास्तव में जिस साहित्य पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, जो हमारे देश की नींव है, उस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है,
जबकि पहले ऐसा नहीं था। वेरावल में भी बाल साहित्य लिखा है, वेद और पुराणों में भी इसके सूत्र मिलते हैं। ऐसा कोई कालखंड नहीं रहा जब बाल साहित्य न लिखा गया हो, परंतु बीच में एक थोड़ा सा शिथिलता आई थी और अब लोगों ने गति पकड़ी। आज का विषय जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने स्पष्ट कर ही दिया है, और कविता जी ने तो काफी अच्छा अकादमिक ढंग का उस पर आलेख लिखा है, ध्वनि विज्ञान के बारे में काफी विस्तार से बताया है, और निश्चित इस जानकारी से आपका ज्ञान संवर्धन तो हुआ ही होगा। लोक ध्वनि से बाल ध्वनि तक परंपरा, कथा और काव्य का जीवन संगम। परिभाषा इन्होंने बताई दी है कि लोक ध्वनि क्या है, कैसे अभिव्यक्त होती है। लोक ध्वनि सरल भाषा में ही बोले पर लोक ध्वनि अर्थात लोक या समाज में प्रचलित विभिन्न परंपराएं और विचार, इनका स्वर क्या है, ये लोक ध्वनि। वास्तव में लोक में प्रचलित धारणा अनुसार लोक ध्वनि से बाल ध्वनि तक की यात्रा बड़ी अद्भुत और मजेदार अनुभव है, जिसमें परंपरा है, कथा है, काव्य का जीवन संगम है, और यह यात्रा हमें हमारी जड़ों से जोड़ और हमें हमारी संस्कृति को गहराई से समझने का भी अवसर है। सरल भाषा में कहे तो लोक ध्वनि से तात्पर्य है हमारी लोक कथाओं, लोकगीतों और लोक परंपराओं और साहित्य से उत्पन्न जो ध्वनि है उसे ही लोक ध्वनि हम कहते हैं। बाल ध्वनि आप समझते ही होंगे किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास को जो प्रभावित करे, उसे रुचिकर लगे, बच्चों में अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करे, उसे बाल ध्वनि का नाम दिया जा सकता है। बालक जो सुनेगा वही सीखेगा, और जो सीखेगा वही आचरण में भी डालेगा। इसका बढ़िया उदाहरण है देश की आजादी का समय। देश की आजादी के समय समूची लोक ध्वनि भारत की आजादी पर टिकी थी, और उसके नेता थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से देश का बच्चा बच्चा प्रभावित, जो भी अखबारों में छपता था महात्मा गांधी के बारे में। आप यूं कह सकते हैं कि लोक ध्वनि जो थी वो महात्मा गांधी के पक्ष में थी। तब कमला चौधरी लिखती हैं, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं। ये लोक ध्वनि को बाल ध्वनि में ढालने का बहुत सुंदर उदाहरण है। पूरा लोक आजादी के लिए समर्पित था, और उससे बच्चे तक प्रभावित थे। बच्चों के स्वर को कविता के माध्यम से कमला चौधरी ने अपनी इस कविता के माध्यम से आवाज दी। हमारा बाल साहित्य बाल गीतों और बाल कथाओं से तो भरा पड़ा है। बच्चा कम उम्र से भी बड़े चाव से सुनता भी है। गेय रचनाएं बच्चों को ज्यादा याद होती है। मछली जल की रानी है, बंदर मामा पहन पजामा, दावत खाने आया, दोनों सुनाओ, बच्चों को जोर से गाते हैं। ऐसी कविताएं बड़े आसानी से बच्चों को याद हो जाती हैं, और ये ध्वनियां बच्चों को हमारी संस्कृति को गहराई से समझने का अवसर प्रदान करती है। बाल ध्वनि परिवार अभिव्यक्त होती है अपने लोक साहित्य में, जैसे कि लोक साहित्य की हमारे मैथिली जी ने काफी अच्छे ढंग से लिखा। लोक साहित्य में दंत कथाओं में, प्रचलित कहावतों में, मुहावरों में। लोक साहित्य तो आपको पता ही है दो रूपों में पाया जाता है, और मैं समझता हूँ लिखित इतना ज्यादा लोक साहित्य नहीं है जितना वाचिक अवस्था में पाया जाता है। लोक साहित्य सबसे ज्यादा दादी नानी की कहानियों में, उनकी लोरियों में जो कथा कहानी सुनाते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा भाग है लोक साहित्य का, जो बच्चों को संस्कारित करता है। कोई ना कोई ढंग से शिक्षा दी जाए बच्चों को, चाहे आप कविता बोलें, चाहे लोक साहित्य में कहानियां सुनाएं, आप उसमें पाएंगे कि नैतिक मूल्य अवश्य ही छिपे। जैसा कि मैथिली जी ने कहा, इनबिल्ट, इसी में उसका आप निष्कर्ष देखिए, कोई ना कोई बात सिखाएगा अवश्य। जैसे कि अगर आप बंदर की कहानी पढ़ेंगे, बंदर और मगर की, जिसमें वो बड़ी मीठी जामुन खिलाता है, फिर वो मगर कहती है कि उसकी गले का लाओ। अब इस कहानी को जब बच्चों को सुनाते हैं तो बच्चे के मन में दो बातें संप्रेषित होती हैं। नंबर एक, मित्र से धोखा नहीं करना चाहिए। नंबर दूसरी बात ये होती है कि अगर कठिन परिस्थिति पड़ जाए तो कैसे उसका हल निकालें। बंदर क्या बोलता है, कलेजा तो मैं पेड़ पर टांगाया हूं। मतलब कितनी चतुराई से वो उस मुसीबत से बच गया। तो हमने बच्चों को दो बातें सिखाई, एक तो मित्र से धोखा नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात
अगर हम मुसीबत में पड़ जाएं तो कैसे बचेंगे? एक छोटी सी कहानी कितना बड़ा संदेश दे जाती है। आपने खरगोश कछुए की सुनी होगी कहानी। अपने आप कहानी तो बच्चा बड़े मजे से सुनता है, अरे खरगोश हार गया, उसको लगता है। बाद में उसको एक बात समझ में आती है कि खरगोश हारा क्यों? क्योंकि वो सो गया था। खरगोश कतई कम नहीं है कछुए से, पर सो गया था। बच्चों के मन में स्वाभाविक बात आती है कि हमें आदत से नहीं करना चाहिए, आगे अगर बढ़ना है। अगर हमने आदत से किया तो हमारी तेज गति होते हुए भी हम दूसरों से, कमजोर बच्चों से भी हार जाएंगे। तो ये कहानी एक काम है। बात साहिब हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी आया, धार्मिक ग्रंथों में। इसमें जीवन रामचरितमानस भी आप देखेंगे, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये बात साहिब है। चाहे वो आप सूरदास का मैया पूरी मैंने ही माखन खाई, ये बात साहिब है। इतने बड़े बड़े रचनाकारों में इतने बड़े बड़े संत कवियों ने बाल साहित्य की कतई उपेक्षा नहीं की। इससे आप बाल साहित्य का महत्व समझ सकते हैं। और बच्चा गांव तक में जब देख रहे हैं कि किसी बात पे पिताजी चिंतित है, दादाजी हमारे बड़े चिंतित है, क्यों क्या हो गया, तब वो दादाजी दादी से कह रहे हैं कि अरे पूरी फसल को ओले पड़ गए। बड़ा दुखी होता है, ठंडी सांसें भरता है। फिर वो कहते हैं वही जो राम रची था, जो राम जी करेंगे सो होगा। बच्चा अनायास इस बात को पकड़ता है कि जब बहुत दुखी हो तो राम जी के नाम का सहारा नहीं। कितनी बड़ी बात, ये अपने आप बच्चा सीख जाता है। तो लोक साहित्य के, जो बाल साहित्य के बीज हमारे ग्रंथों में भी हैं, और ये धीरे धीरे बच्चों के संस्कार में डालते हैं। उनको सुनाते हैं, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई, या प्राप्त काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। ये अनपढ़ों तक को ये चौपाइयां याद है। बड़ी बात तो ये है, अनपढ़ों तक को याद है। और ये क्योंकि बच्चों में एक बड़ी बात है कि बात कहने से उनको कम समझ में आती है, आचरण के द्वारा ज्यादा समझ में आती है। क्योंकि मेरी एक नौकता भी है कि एक दादाजी बार बार समझाते थे बच्चों को, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, और बीच बीच में बीड़ी पीते जाते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने सोचा कि बच्चों में तो अच्छे संस्कार ढल गए होंगे। एक दिन पिछवाड़े गए तो बच्चे बीड़ी पी रहे थे। तो बच्चे आपकी बात सुनते कम है, आपको ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं। आप जो कर रहे हैं उसका अनुकरण ज्यादा करते हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि आप जो सिखाना चाह रहे हैं वो अपने आचरण में भी ढालें। केवल कहने से बच्चे नहीं सीखेंगे। आप हर चीज लोक से जुड़ी हुई है। कोई पिक्चर बिगड़ा हुआ बच्चा आता है तो आपने बुंदेली में कहावत सुनी होगी, अरे भैया वो तो फला का लड़का है, उसके बारे में तो क्या कहना। जैसे जी के नदिया नारे उनसे उनके भरका, और जैसे जी के बाप मताई उनसे उनके लड़का, है ना ये कहावत, सुनते होंगे आप। कितनी बड़ी बात को कितनी आसान कहावत में उन्होंने बच्चे का परिचय दे दिया कि वो बच्चा कैसा होगा। तो ये लोक साहित्य है। अब आप आते हैं कि ये तो हो गई लोक साहित्य की। वास्तव में बच्चों में हमारे जो 16 संस्कार मनुस्मृति में बताए गए, मनुस्मृति में जो 16 संस्कार बताए गए हैं उनमें से काफी कुछ संस्कार बच्चों के ऊपर हैं। जैसे कि आपका जन्म संस्कार है, नामकरण संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार है, उपनयन संस्कार, ये सभी बच्चों से संबंधित संस्कार है। तो हमारा जो लोक साहित्य है या लोक ध्वनि है, ये बच्चों से कभी निरपेक्ष नहीं है। वेदों में भी आप देखेंगे तो बाल साहित्य के बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने के लिए ऋग्वेद का सूक्त है। ऋग्वेद का सूक्त है 9:1-1-3। इसमें बच्चों की शिक्षा के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद का एक मंत्र है 3:1-1, इसमें भी माता अपने बच्चों को शिक्षा देने के बारे में कहती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका कैनवास कितना बड़ा है, इसका दायरा बाल साहित्य का कितना बड़ा है। अथर्ववेद में भी एक सूत्र है, अथर्ववेद में 1:1-1-5, इसमें बालक को शिक्षा और उसके भविष्य के बारे में बड़ी गहनता से चर्चा की गई है और बताया गया है कि बच्चों के भविष्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए। इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि बच्चों के विकास हेतु आरंभ से ही यह लोक कितना कटिबद्ध था।
चाहे वो धार्मिक किताबें लिख रहा हो, चाहे शास्त्र लिख रहा हो, चाहे वेद पुराण लिख रहा हो, चाहे महज एक कविता लिख रहा हो, परंतु उसका केंद्र, उसकी दृष्टि का केंद्र बच्चे थे। अब ये जैसा अभी उदाहरण दिया था, उठो लाल अब आटे खोलो, पानी लाई मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उसके ऊपर भौरे झूले। अब वो कितने लाड़ से जगाएंगे? ये लाड़ बच्चों में लोक साहित्य से जो आता है क्यों आवश्यक है? वैज्ञानिक इसको सिद्ध कर चुके हैं कि जिन बच्चों का बचपन पीड़ित हुआ है, प्रताड़ित हुआ है, डांट डांट के उनको बड़ा किया गया, वो बड़े में निश्चित होकर अपराधी बनते हैं। तो बाल साहित्य का इतना महत्व है कि देश को अगर आपको अपराधियों से मुक्त करना है, उस दिशा में नहीं जाने देना है, तो आप सकारात्मक बाल साहित्य रचिएगा। पंचतंत्र की कहानियां, वो तो बाल साहित्य का एक बहुत बड़ा भंडार है। तो जितने भी नैतिक मूल्य, विष्णु शर्मा ने जब लिखा तो 4 बिगड़े राजकुमार जो उनके पिताजी के लिए सिरदर्द बन चुके थे, उनको उसने इंसान बना दिया विष्णु शर्मा ने, और पूरे नैतिक मूल्यों का रोपण उन्होंने बाल कहानियों, जिसकी पंचतंत्र लिखी, बाल कहानियों के माध्यम से किया और उनको सुधारा। इससे भी आपको बाल साहित्य की और लोक ध्वनि की वो विशेषता क्या होती है, ताकत क्या होती है, शक्ति क्या होती है, वह पता चलती है। और मैं और आगे वक्ता आपको बताएंगे कैसा है। समय मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहता। तो हाँ, एक बात जरूर है, 1-2 मिनट की बात और है कि कविताएं लिखें तो कैसी लिखें। हमसे कहा गया कि बाल साहित्य, बाल कविता लिखें, तो मुझे लगता है कि मैं जो कुछ लिखूं वो अनायास में उनको मनोरंजक भी लगे और उस बच्चे को सीखें भी। तो मैंने एक कहावतों को समेटती हुई कविता लिखी है कि कहावतों की झड़ी लगाकर रामायण सी बाँच रहे हैं, हिंदी वाले कक्षा शिक्षक सब बच्चों को डांट रहे हैं, बोले पिंकी से गुस्से से, कुछ पूछो कुछ बता रही हो, अलग बैठकर एक कोने में 2.5 चावल पका रही हो। 2.5 चावल, इतना धीरे धीरे लिखती जगह नहीं है तुम में जोश, 2 घंटे में बस 2 पन्ने, 9 दिन चले 2.5 कोस। कविता के माध्यम से बच्चों को कहावतें याद होती है। बीच में बोला टीनू तो उसको गुस्से से किया मना, तू चुप रहे मैं तुझको जानू, धोता चना बाजेगा ना। मेरे जाते ही सब बच्चे भारी उधम मचा रहे थे, सब समझे मैं ना लौटूंगा, चैन की बंसी बजा रहे थे। जिसका पढ़ने में मन ना हो, गदर यहाँ पर नहीं बचाओ, ऐसे बच्चों से मैं कहता 9-2-11 तुम हो जाओ। पेन चुराकर पिंकी का मन, उसको मार रहा तू चाटे, गलत काम कर सीधा बनता, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम तो सभी ढीठ हो इतने, मुश्किल है तुमको समझाना, तुमको समझाना है ऐसे भैंस के आगे पीछे। बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। और बच्चे ही हमारा भविष्य होते हैं, तो हमें बाल साहित्य ऊंचाइयों पर पहुंचाना हमारी ही जिम्मेदारी है। कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ भी किस तरह हमारे बच्चों की संस्कार निर्माण करती हैं, तो हमें बाल साहित्य को उच्चतर स्तर पर ले जाना बहुत आवश्यक है। अब मैं विनम्रता पूर्वक प्रखर वक्ता डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपने प्रेरक विचारों से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद आदरणीय सिंगला मैडम। इस सभागार में मंच पर विराजे हुए घनश्याम जी भी हैं और गोकुल से आए घनश्याम जी, ऐसा संयोग है। मैथिल भी है, कविता जी भी है और वर्षा जी भी है। एक अलग किस्म का संयोग बना है, नामों को लेकर मैं सोच रहा था। और दूसरा, इस पूरे आयोजन की अपनी दृष्टि से, नयन से जो निहार रही है ऐसी मीनू जी, आप सबको प्रणाम करता हूं। इस सभागार में कुछ लोगों के नाम शायद मीनू भाभी जी को शायद ना ज्ञात हो, तो हमारे तिवारी जी भाई साहब बैठे हैं, स्वर संगम के हरि सिंह जी हैं, बहुत विद्वान श्रद्धेय अत्री जी हैं, राठौर साहब हैं, उषा वर्मन दीदी हैं, सौरभ भाई हैं हमारे, और नम्रता मैडम हैं, ममता मैडम हैं,
ये कुछ नाम जो मुझे लगता था। और पीछे हमारे अनुज अमित आठिया जी बैठे हुए हैं और बड़े सौजन्यशील श्रद्धेय धगट जी, विद्वान वक्ता हमारे मलैया जी, श्रद्धेय टीकाराम जी। मुझे लगता है ये नाम शायद छूट गए थे, बाकी मैं उनको पुनरावृत्ति नहीं कर रहा। श्रद्धेय अंबिका सर और पांडे दादा। मैं समय की मर्यादा का पूरा ध्यान रखूंगा। 7 मिनट का मुझे समय दिया है, मेरी घड़ी में 3 बजा है, 3:06 पर अपनी बात मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि शब्द भी हिंसा करते हैं। एक बार श्रोताओं के सामने कितना बोलना है, उनकी धैर्य की परीक्षा लेते हुए मैं अपनी बात को 6-6.5 मिनट में खत्म कर दूंगा। विषय ऐसा है, जब बाल साहित्य की बात आती है, सबसे अद्भुत बात तो यह है कि इस समय बच्चों को हाशिए पर रख दिया गया है। हम लोग जब बचपन में होते थे तो बाल फिल्म महोत्सव होते थे, स्कूल से ले जाते थे पूरे भर भर के शिशु मंदिर में, और अलग से सिनेमा में एक बाल सिनेमा दिखाया जाता था। शिशु मंदिर में पढ़ा हूं, क्योंकि देवपुत्री मैंने खूब पढ़ी। अभी जब मैथिल जी बात कर रहे थे तो मुझे जसरा की अपनी बुआ जी याद आ गई। प्रयागराज के पास जसरा स्थान है, वो आती थी घर पे तो कहती थी हमेशा जब लोग सोते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है, सुख नींद की अखियां खोल जरा, प्रभु जागत है तू सोबत है। जी जी, आगे सिद्धे वंदना जी, क्योंकि वो भी इलाहाबाद प्रयागराज से है, तो यहाँ से ये जो लोक ध्वनियां हैं इस तरह से गुंजायमान होती है। उन्होंने जब उठो लाल हम आंखें खोलो की बात कही तो मुझे वो याद आ गई। दूसरी बात, इस पूरे आयोजन में यदि इस यज्ञ में, किसी भी साहित्य के यज्ञ में उमाकांत जी भाई साहब की आहुति ना हो तो वो अपूर्ण रहता। तो ऐसे हमारे श्रद्धेय उमाकांत भाई साहब बराजे हैं, हर विषय हर व्यक्ति के बोलने के लिए, लिखने के लिए नहीं होता। तो मैंने कल श्रद्धेय मीनू भाभी से भी और मनोज भाई साहब से भी और प्रभात भाई साहब से अनुरोध किया था कि मैं श्रोता दिशा में बैठकर सुनूंगा। हर बार मंच पर भी ठीक नहीं होता है, कई बार वहां भी बैठेंगे तो अच्छा लगता है, लेकिन उनका आदेश था तो मैं आपके सामने खड़ा हूं और 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैंने कुछ चीजें, क्योंकि मैं मीडिया को थोड़ा बहुत समझता हूं, समझने का प्रयास करता हूं, तो लोक ध्वनि की बात आई है, उसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं मैं उस पर बात करूंगा। आपने बहुत सारी बातें कर दी चूंकि मंच पर लोगों ने, ये संकट हो रहे हैं। 2-3 घंटे मैंने शोध किया कि मुझे लगा क्या बोला जाए, मैंने कहा ये सब तो बोलेंगे। संकट ये हो रहा है, चैटबॉट से क्यों बातें करने लगे हमारे बच्चे। जब ये संकट आएगा कि बच्चे चैटबॉट से बात कर रहे हैं, मेरी बिटिया है 8 साल की और वह इतना कंफर्टली कम्युनिकेशन करती है मोबाइल से, चैट जीटीपी से, कुछ भी चीजें, मतलब बड़ा शानदार संवाद होता है। मैं कई बार देखता हूं जैसे उसका कोई आत्मीय वहां पर बैठा हुआ, श्रद्धेय नायक जी बैठे भाई साहब, ये देखिए क्या हो रहा है। बच्चे का स्क्रीन टाइम 4 घंटे से ज्यादा तो डिप्रेशन की आशंका 3 गुना। ये है संकट। यदि हमने बच्चों को इन लोक ध्वनियों से दूर कर दिया तो बच्चे कहां जा रहे हैं। ये देखिए, इतनी सारी खबरें मैं आपको दिखाने लाया हूं। ऑनलाइन गेम में 3000 रुपए हारा 7वीं का छात्र, डरकर जन्मदिन के अगले दिन लगा ली फांसी। ये चल रहा है समाज में। स्क्रीन की लत चलते खाना निगल रहे, दिमाग को पेट भरने का संकेत देरी से मिलता है, इससे ओवर ईटिंग, पेट में अतिरिक्त हवा पहुंच रही। 3 महीने 9वीं मंजिल से कूदी, मौत, मोबाइल गेम टास्क पूरा करने का शक। सोशल मीडिया से बच्चे लॉग आउट। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी पहल हुई। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कर दिया है कि बच्चों को अब उनके सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनाए जाए। जब आप उनको समय नहीं देंगे तो बच्चे कहां जाएंगे, प्रश्न यहां उठता है। माँ बाप के पास स्वयं समय नहीं है, वो अपनी अलग सी दुनिया में एक पैरा सोशल लाइफ बना लिए सबने। उस लाइफ में उनके लिए एक कृत्रिम बनावटी आभासी दुनिया हम सबकी है, और उस आभासी दुनिया में हम भूल जाते हैं कि हमारे कोमल मन के बच्चे भी हमारे साथ हैं। बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की मुहिम तेज हुई। बच्चे ऑनलाइन बुलिंग और गलत कंटेंट के शिकार, 50% पेरेंट्स चिंतित हो रहे हैं। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से बच्चों द्वारा डिप्रेशन और पैरा सोशल असल लगते आभासी रिश्ते, ये सब चल रहा है समाज में।
एक अलग सी दुनिया है, उससे वो कम्युनिकेट कर रहा है, किसी सेलिब्रिटी से बात कर रहा है, उसको लगता है ये हमारा अपना है और उसी में डूबा हुआ है वो एक नशे में, और जबकि वो उसको जानता भी नहीं कि किससे हमारा बच्चा क्या बात कर रहा है, कौन है वो अनजान शख्स से, और उसके मुताबिक वह उसको नियंत्रण भी कर रहा है। तो यदि हमने अपने बच्चों को दूर कर दिया अपने से, उसके कितने घातक दुष्परिणाम होने वाले हैं, ये अखबार के कुछ शीर्षक हमें चिंतित करते हैं और हमें सिखाते हैं कि हम अपने समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। अब बच्चों को यदि हमने पंचतंत्र नहीं सुनाया, जैसे भी आप, संवेदनाएं कैसे जागृत होंगी, कल्पना शक्ति, श्रवणीयता, इस समय दर्शनीयता का दौर है, बहुत कुछ देखा जा रहा है, सुना और पढ़ा दो शब्द, ये प्रवृत्तियां आहिस्ता आहिस्ता समाप्ति की ओर। ऐसे दौर में हम सबकी सामूहिक चिंता है। एक फिल्म एक्ट्रेस है ट्विंकल खन्ना, ट्विंकल खन्ना के बारे में जब मैंने पढ़ा तो ट्विंकल खन्ना रोजाना कम से कम 4 या 6 पेज स्वयं पढ़ती। श्रीमती नीलिमा जी बैठी हुई है, ये पढ़ने की आदत जब उन्हें बच्चों में विकसित हुई, पहले हम तो पढ़े तो हमारे हाथ में 24 घंटे में से 26 घंटे मोबाइल है, रात में सोते समय तकिए के नीचे मोबाइल है, खाना खाते समय टेबल पर मोबाइल है। अब बच्चे जब ये देखते हैं कि माता पिता की दुनिया इस एक यंत्र के साथ जुड़ गई है, तो उनको लगता है यही दुनिया का अंतिम सत्य है, इससे हम भी जुड़ जाते हैं। धीरे 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 हमारे जो सोशल रिलेशन है, जो भी मामा पापा चाचा ताऊ ताऊ इन सब की बातें हुई, पड़ोसी अड़ोसी, ये सब धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं और एक नए तरह के समाज की हमने रचना शुरू कर दी है। और उस नए समाज में, जिसको हम आभासी दुनिया कहते हैं, जिसका हमें भान नहीं है, उस आभासी दुनिया में हम विचर रहे हैं और न जाने कहां अनंत तक विचरते जा रहे हैं। वहां से लौटने की कोई हमें दिख नहीं रास्ता, कुछ रास्ता है क्या? लेकिन समय का चक्र बदलता, आहिस्ता आहिस्ता इस यंत्र से आपकी दुनिया ही बनेगी। चैटबॉट, एआई, ये सब आहिस्ता आहिस्ता जब लगेगा जड़ है सारी किसी, इनमें भावनाएं नहीं है, संवेदनाएं नहीं है और रोबोटिक होता जा रहा है इंसान पूरा का पूरा। जब संवेदना शून्य हो जाएगा समाज, बच्चों को हाशिए पर डाल दिया जाएगा, बच्चों से हमारी संवादहीनता हो जाएगी, दादा दादी नाना नानी वाले जो कल्चर है वह आहिस्ता आहिस्ता समाज से विलुप्त हो जाएगा, तब हमें समझ आएगा कि हमने एक कैसे समाज की रचना कर दी है। इस तरह के विषय मीनू जी ने बड़ा विलक्षण विषय इसलिए रखा है कि बच्चों पर अभी तक साहित्य के ढेर सारे कार्यक्रम हुए, उमाकांत जी भाई साहब बैठे हैं, लेकिन बच्चों पर केंद्रित इस तरह का संवाद, और यदि इसके केंद्र में बच्चे और होते तो मुझे लगता है बड़ी पेंशन योग बन जाता बच्चों की। जी बच्चों को बुलाना था, परीक्षाएं चल रही। हाँ, सागर में 2-3 लोगों ने बच्चों पर बड़ा काम किया है। एक हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी बालार के जी हैं, उन्होंने बच्चों को बड़ी कविताएं लिखी हैं। अभी मुझे रमेश दत्त दुबे जी की ये उनके पुत्र निधि है कविता की, बच्चों पर काम किया है। जोशी जी ने भी बच्चों पर कविताएं लिखी हैं। तो अब हम सबकी साझी जिम्मेदारी है कि हम बाल साहित्य जो छिटक गया है, चंदा मामा, नंदन, बालहंस, चंपक, ये सब हम लोग बचपन पढ़ते थे गर्मियों की छुट्टी में छत पर लेटकर, ये सुख अलबेला था वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वह सुख चला गया। गैजेट्स की नीली स्क्रीन में हमने अपने आप को डुबो दिया, रमा दिया। तो कृपया कर उन पर वापस आइए। लोक ही तो हमें सिखाता है कि चंदा मामा है, सूरज चाचा है, धरती माँ है, ये सब लोक की ही तो परंपराएं हैं। तो लोक के नायकों के गौरव, लोक की संस्कृति, लोक की परंपराएं, उन सबको लोक नृत्य, लोक त्योहार, लोक कलाएं, इन सबको यदि हम, ये निर्झरियां हैं भारत की, इन निर्झरियों के सोते अगर सूख गए तो समझ लीजिए कि भारत के प्राण तत्व भी सूख जाएंगे। मैं बहुत आभारी हूं, मेरे 7 मिनट की समय सीमा समाप्त हुई। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने इस नए विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, कुछ पढ़ने का अवसर दिया, समझने का अवसर दिया। आप सबके भीतर विराजे उस नन्हे मुन्ने बच्चे को प्रणाम करता हूं। मुझे बूट पॉलिश फिल्म का एक गीत याद आता है, उससे अपनी बात खत्म करूंगा। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया। धन्यवाद, प्रणाम। आपका बहुत ही प्रेरक उद्बोधन, मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप प्रखर वक्ता हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
और इनकी बातें सुनकर आज मुझे भी डर लग गया अपने नाती पोतों के लिए। और डर लगना जरूरी है, क्योंकि हम अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। और मैं तो आज से ही सोच रही हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत लिखती हूँ, और मैं अब सोच रही हूँ मैं बच्चों का साहित्य ही लिखूंगी और उन्हीं के लिए कविताएं, कहानियां, प्रेरक कविताएं, कहानियां जरूर लिखूंगी, और आप सब भी लिखिएगा। इसी के साथ ही मैं आगे डॉक्टर वर्षा तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ, जो आर्मी स्कूल में सीनियर टीचर रही हैं। आइए वर्षा जी, आइए। मंचासीन सभी प्रबुद्धजनों को मेरा प्रणाम, उपस्थित सुधीजनों को मेरा प्रणाम। बहुत ही अच्छा विषय आपके समक्ष आज प्रेषित हो रहा है, और इस चीज के लिए तो चूंकि मैं शिक्षिका रही हूँ, इसलिए मैं खुद बड़ी उत्साहित हूँ कि आज जो बाल साहित्य पर, लोक साहित्य पर चर्चा हो रही है, इस पे मुझे कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है। बहुत कुछ सुन लिया आप लोगों ने, बहुत कुछ समझ भी लिया आपने। शुरू में जब ये विषय मेरे सामने आया तो थोड़ी देर के लिए मैं भी अचंभित थी, थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन फिर मैंने कोरिलेट किया और मुझे समझ में आया कि लोक ध्वनियों से बाल ध्वनियों का जो संबंध है वो किस प्रकार है। जी हाँ, लोक ध्वनि पर तो आपने अभी बहुत कुछ सुना। लोगों के द्वारा बोली जाने वाली कविताएं, कहानियां, पहेलियां, मुहावरे और उनसे संबंधित बाल साहित्य, बाल ध्वनियां किस प्रकार निकलती हैं। मैं प्रबुद्धजनों का जब वार्ता सुन रही थी, मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी कि वो ना हर बात पे मुहावरा बोलती थी। अच्छा, ऐसा हो गया, जो रही हंसिया में धार वो भी ले गई गंगू लुहार। तब नहीं समझ में आता था, परंतु आज उस चीज की वैल्यू समझ में आ रही है। लोग जो संस्कृति है, लोग जो ध्वनियां हैं, ये आम लोगों के बीच से ही निकल के आती हैं, और हमारे बच्चे जो ये सुनते हैं उसको अनुसरण करते हैं अपने अवचेतन मन में, अपने अवचेतन मस्तिष्क में, और उसी को देखकर सुनकर वे अपनी वाणी का आरंभ करते हैं। जब बच्चा छोटा रहता है तो वो शायद 6-7 महीने या 1 साल के अंदर में वो ताली बजाने का एक उपक्रम करता है, और हम बड़े खुश होते हैं और क्या बोलते हैं, ताली ताली नंदा बाल गोविंदा, क्योंकि उसकी वो छोटी सी मुस्कान, छोटी सी हरकत देख करके हमें बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोक जो ध्वनि है उसको जाहिर कर रही है। लोक ध्वनि में अनेक ऐसे उदाहरण आपके सामने आएंगे, जब पर्वों में, विवाह में, जन्मोत्सव में कविताएं, कहानियां बोली जाती हैं। और कहानियों का तो मैं आपसे बताऊं कि सही में बहुत जरूरी है। मीनू जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि ये विषय जो है इसको आपने चुना, और यहाँ जितने प्रबुद्ध जन है, मैं चाहूंगी कि आप लोक साहित्य के साथ साथ बाल साहित्य पर बहुत जोर दें, क्योंकि सही में जब कक्षा 10वीं में मैंने एक प्रश्न आता है कहानी लेखन, तो मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं मैम हम ई लेखन कर ले क्या, क्योंकि कहानी हमें नहीं समझ में आती, हमें नहीं समझ में आता कि हम कैसे इसको पूर्ण करें। परंतु प्रयास से आज वही बच्चे बहुत कुछ सीख चुके हैं। मैं आपको बताऊं, आपकी इसी सभागार में मेरी एक बालिका बैठी है और दीपाली, और इसको मैंने स्व अध्याय के लिए प्रेरित किया, कविता लेखन के लिए प्रेरित किया, और आज वो आपके समक्ष पीछे बैठी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम एक बूंद के बराबर भी प्रयास कर सके इस दिशा में, तो समझ लीजिए शायद हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बड़ी बड़ी कहानियां तो हम बहुत लिखते हैं, बड़े चरित्र हम बहुत लिखते हैं, लेकिन सही में उस बाल मन को समझना और उस बाल मन के लायक कविताओं, उस सीमा तक जाना पड़ता है, हमें उसके मस्तिष्क तक जाना पड़ता है। जब हम बोलते हैं ना बच्चे को, जब हम झुलाते हैं और बोलते हैं झूल बेटा झूल तेरी टोपी में फूल, गिर गया टोपी बगर गए फूल,
तो फूल और धूल में वो सामंजस्य सीखता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। हम स्कूलों में जाते हैं, हम बोलते हैं मैम आपके यहाँ इंग्लिश की अच्छी पढ़ाई होती है ना। मेरे पास बहुत ज्वलंत उदाहरण है, और वो बच्चे वो फिर उस स्कूल में उसको एडमिशन बहुत अच्छे से नहीं दिलाते हैं, क्योंकि वहां इंग्लिश शायद थोड़ी वीक हो। आपको मैं बताऊं कि इंग्लिश तो बच्चा सीख ही लेगा, चाहे वो जिस भी स्कूल में पढ़े, परंतु शायद हिंदी और संस्कृत परिवार से ही सीख पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम पढ़ते थे चंदा मामा, बहुत यहाँ पर जितने प्रबुद्धजन बैठे हैं उनने भी पढ़ा होगा। कितनी अच्छी कहानियां और कितने अच्छे उसमें हिंदी से संबंधित नाम, जो पात्र होते थे उनके नामों को याद करिए। पराग, चंपक, ये पंचतंत्र की जो बात हो रही है, पंचतंत्र हम सबके घर में होना चाहिए। और यहाँ बहुत सारे दादा दादी पिताजी बैठे हैं। अगर हम अपने हृदय से पूछें तो शायद हम भी अभी थोड़ा उससे पीछे हैं। हमें भी अपने आप को उन कहानियों से जोड़ना पड़ेगा, तभी हम अपने नाती और पोता या अपने घर के बच्चों को कुछ शिक्षा दे सकेंगे। मैं आपको बताऊं कि अभी मैं अपनी माता जी से बात करके आई, मेरी मदर इन लॉ से। उन्होंने मेरे को इतने सारे उदाहरण बताए, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो क्या है, तजुर्बा है उन्हें, और उसको हमने सीखा। बचपन में मैं पढ़ती थी मनोज पॉकेट बुक, छोटी छोटी कहानियां आती थी। संयोग देखिए मेरे पति का ही नाम मनोज तिवारी है, ऐसा भी होता है। तो बहुत कुछ बाल मन जो है ना, बाल साहित्य से जुड़ता है, लोक साहित्य से जुड़ता है, और लोक साहित्य से जुड़ के ही बालक आगे बढ़ता है और नई नई चीजें सीखता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हर घर में पंचतंत्र की कहानियां, अकबर बीरबल की कहानियां, तेनालीराम की कहानी, जरूर ये पुस्तकें घर में होनी चाहिए। और हमें उपहार स्वरूप इन पुस्तकों को बच्चों को जरूर भेंट करना चाहिए। मैं ये भी आग्रह करना चाहूंगी कि घर में कम से कम हर बच्चे को ये कहा जाए कि 15 मिनट तो आप अपनी दादी से या नानी से या अपनी बड़ी मम्मी से, जिससे भी बातचीत करिए, क्योंकि ये जो जनरेशन गैप हो रहा है, ये जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे खुद के शायद ये परिणाम है। अच्छी बात नहीं है कि घर में वार्तालाप भी नहीं होता है ज्यादा, क्योंकि हम डिजिटल दुनिया में जा रहे हैं। हमारी नई शिक्षा पद्धति के अनुसार एनईपी में अब ये जोड़ा गया है कि बच्चा अपने मातृभाषा में अपनी पढ़ाई कर सकता है और परीक्षा भी दे सकता है, और अपने पसंद के विषय पर वो आगे पढ़ाई कर सकता है। ये उस पर जोर नहीं डाला जा रहा है कि आप इंग्लिश में ही आगे की पढ़ाई करें। ये बहुत अच्छा प्रयास है। और इसके अलावा सरकार की तरफ से ये भी प्रयास हो रहा है कि हमारे जो रेडियो स्टेशन है, इनमें लोक कला को बढ़ावा दिया जाए। आप लोग भी सागर रेडियो स्टेशन सुनते होंगे, उसमें एक प्रोग्राम आता है जो ग्रामीण अंचल के लिए रहता है। उसमें एक प्रोग्राम आता है अटका, अटका पूछा जाता है, मतलब पहेली। प्रायः लोग जवाब नहीं दे पाते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस दिशा में सफल प्रयास करें, क्योंकि अगर हमें भारत को बचाना है तो हमारे बच्चों के अंदर संवेदनाएं, सम्मान, समरसता, इन सब नैतिक गुणों का विकास करना होगा। और ये गुण हमारे आपके द्वारा ही आएंगे, और जो हमारी दादी नानी के द्वारा, और हम स्वयं भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, हम उन्हें बताएं कि क्या है। लोकल में कितनी सारी ये जो शादियों में गाने होते हैं, इनके बारे में भी बताना चाहिए, क्योंकि लोग जो है ना, ये बिल्कुल सही बात है आपने कहा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इस पे आदमी ज्यादा ध्यान देता। क्या हम भी अपने बच्चे को यही नहीं सिखाना चाहते? शायद ये बात सही। तो मेरा यही आप सभी से आग्रह है कि विषय को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, अब इस विषय को आत्मसात करने का समय आया है। केवल यहाँ पर सुन लिया, हमने बोल लिया, हमने लिख लिया, आपके सामने बोल लिया, इससे कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा प्रयास भी, जैसे अभी
आपने कहा कि अब मैं अपना लेखन में बच्चों के बाल साहित्य की ओर ज्यादा ध्यान दूंगी। यहाँ बहुत प्रबुद्ध जन बैठे हैं, आप भी अगर इसमें छोटा सा प्रयास करें, एक कहानी, वंदना जी आपकी तरफ से तो आती है, बिल्कुल आपके पास किताबें रखी है। जी मैंने बहुत अच्छा प्रयास है मैम, परंतु इनको और विद्यालयों तक पहुंचाना जी, और उसके अलावा विद्यालयों का भी ये प्रयास होना चाहिए कि ये पुस्तकें बच्चों तक पहुंचे। रियली मैम बच्चे नहीं पढ़ना चाहते आज के समय में, बच्चे ना किताब पढ़ने से दूर भागते हैं। जो सर बोल रहे थे ना डिजिटल और एआई से बच्ची बात करती है, ये मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, नहीं जानना चाहते हैं। लेकिन आज अगर हम इस सभागार में जितने लोग बैठे हैं, इनकी तरफ से छोटा सा भी प्रयास होगा, हम अपने बच्चे से बात करेंगे, चीत करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, लोग साहित्य से परिचित कराएंगे, छोटी छोटी कहानियों से उसे सीख देंगे तो वो सीखेगा। पंचतंत्र की कहानी में क्या है, जानवरों के माध्यम से, शेर की कहानी है, बंदर की कहानी है ना, तो ये सब चीजें हम सिखाएं। मैं बहुत ही साधारण भाषा में आप लोगों से बात कर रही हूँ, कोई ये चीज ना आती हो किसी को, ऐसी बात नहीं, हम सब ये बात समझते हैं, लेकिन अब केवल लागू करने का समय है, इसको आगे बढ़ाने का समय है। बहुत अच्छा, आपके वक्तव्य से हम सभी को बचपन की याद आ गई और अपनी दादी नानी की याद भी आपने दिला दी। कैसे दादी नानी लोग अपनी कहावतें बोलती थी और अटके सुनाया करती थी हमें, तो आपने वो सब याद दिला दिया। और अंत में मैं बोलूंगी कि सही है कहा है, बचपन की हंसी में भविष्य की पहचान होती है। लोक संस्कृति से ही हर पीढ़ी महान होती है, हर पीढ़ी महान होती है। आज के इस सुंदर कार्यक्रम में हमने लोक संस्कृति की मधुर गूंज और बाल ध्वनि तक का अद्भुत संगम देखा है। प्रथम मधुरता के साथ द्वितीय सत्र में होने वाले काव्य पाठ के संचालन के लिए मैं आदरणीय अंबिका यादव जी को, जो हिंदी साहित्य भारती के अध्यक्ष हैं, सादर आमंत्रित करती हूँ। वो आए और दूसरा सत्र प्रारंभ करें, और सभी से अनुरोध है कि सभी दूसरा सत्र भी सुनने के लिए बैठें। उठे नहीं।